नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले एक नजर डालेंगे 10 बजे की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ करेंगे अपने विचार साझा। दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा सीधा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन। महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल की स्मृति में सिक्का करेंगे जारी। साथ ही आदि तिरुवथई महोत्सव में लेंगे हिस्सा। बिहार में बनेगा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग। सीएम नीतीश कुमार ने की बड़ी घोषणा। सफाई कार्यों से जुड़े वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है उद्देश्य। अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चला बड़ा हादसा। हवाई जहाज के पिछले हिस्से में लगी आग। 173 यात्री समेत 6 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया। और फीडे महिला शतरंज विश्व कप फाइनल का दूसरा चरण आज। पहले दिन ड्रॉ रहा। भारतीय खिलाड़ी दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी के बीच खिताबी भिड़ंत। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 124वीं कड़ी होगी, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर लोगों से इससे जुड़ने की अपील भी की है। तो आज सुबह 11 बजे का वो वक्त होगा जब मन की बात का प्रसारण किया जाएगा। आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम का दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क, समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर सीधा प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम में कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम लोगों के विचार और सुझाव को भी साझा करते हैं। इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से न केवल बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होती है, बल्कि स्थानीय और सामाजिक परिवर्तन को लेकर हो रही कोशिशों का भी जिक्र होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तमिलनाडु के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज तिरुचिरापल्ली जिले के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर जाएंगे, जहां वो आदि तिरुवथई महोत्सव में हिस्सा लेंगे। महोत्सव तमिलनाडु स्थित गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में हो रहा है। इस महोत्सव में समृद्ध तमिल शिव भक्ति परंपरा की शानदार झलक है। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। रविवार 27 जुलाई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के गंगईकोंड चोलपुरम में होंगे, तो दुनिया भारत के वैभवशाली इतिहास और सांस्कृतिक वैभव की एक झलक देखेगी कि कैसे आज से 1000 साल पहले दक्षिण भारत के महान चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता राजराज के पद चिन्हों पर चलते हुए गंगईकोंड चोलपुरम में भव्य बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया और कैसे चोल साम्राज्य का दक्षिण पूर्व एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा तक विस्तार किया। तमिलनाडु के अरियालूर जिले के गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर परिसर में 23 से 27 जुलाई तक राजेंद्र चोल के जन्म दिवस महोत्सव के साथ ही गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर के निर्माण का आरंभ और राजेंद्र प्रथम के सफल दक्षिण एशिया सैन्य अभियान के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। I am very happy because he is coming to this place. It's such a historic place. He is coming and it's very delightful for me. So I am very happy. It's very honor to privilege to Tamil people. Those are like the Narendra Modi because of every time he is considered Tamil peoples regarding the world to represent our culture and heritage. We are very eagerly welcome to Narendra Modi to Tamil Nadu. फेस्टिवल के लिए पीएम आने के वो सभी लोग यहाँ से गांव लोग को बहुत बहुत खुशी है। गंगईकोंड चोलपुरम का आदि थिरुवाथिरे महोत्सव राजेंद्र प्रथम का जन्मोत्सव भी है और साथ ही साथ ये कार्यक्रम दक्षिण भारत की कला, संस्कृति, मंदिर निर्माण और दर्शन में
अमूल्य योगदान का स्मरण भी है। आदिकाल से दक्षिण भारत के मंदिर कला, संस्कृति, संगीत, साधना के केंद्र भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर परिसर में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी साक्षी बनेंगे। राजेंद्र चोल प्रथम भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी शासकों में से एक थे, जिनके नेतृत्व में चोल साम्राज्य ने उत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया। तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर विश्व धरोहर स्थल है और चोलकालीन दक्षिण भारत मंदिर निर्माण, विलक्षण मूर्तियों और प्राचीन शिलालेखों के लिए विश्व भर में जाना जाता है। राजेंद्र चोल प्रथम के दक्षिण एशिया अभियान के 1000 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित ये कार्यक्रम भारत के गौरवशाली अतीत, साथ ही धर्म, कला और संस्कृति के संवर्धन के साथ साथ एक सफल सैन्य अभियान की गाथा भी है, जिसका विस्तार 1000 साल पहले कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों में हुआ। गंगईकोंड चोलपुरम इस बात का प्रमाण है कि 1000 साल पहले किस तरीके से राजेंद्र प्रथम ने समूचे दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक बंदरगाहों पर कब्जा करके न केवल व्यापार को अधिग्रहित किया, बल्कि यहां से सांस्कृतिक, धार्मिक प्रचार प्रसार को भी सुनिश्चित किया। गंगईकोंड चोलपुरम को राजधानी बनाना और गंगा प्राप्ति के बाद गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण करना और इस बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करना, ये बताता है कि किस तरीके से सफलतम सैन्य अभियान चलाने वाले हमारे शासक भी अपने हृदय में भगवान शिव के सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप को रखते थे। कैमरा पर्सन आनंद कश्यप के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, गंगईकोंड चोलपुरम, तमिलनाडु। और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां मनसा देवी मंदिर में पैदल मार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ है। जी हां, यहां पर आपको बता दें कि बिजली का तार टूटने की वजह से करंट लगने से भगदड़ मच गई और कई लोगों के हताहत होने की आशंका अभी जताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि भगदड़ के बाद घायलों को अस्पताल इस वक्त ले जाया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें हरिद्वार के मनसा देवी से ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर यह हादसा हुआ है और बिजली का तार टूटने की वजह से करंट लगने से भगदड़ वहां पर अचानक मच गई और कई लोगों के हताहत होने की आशंका इस वक्त जताई जा रही है। भगदड़ के बाद घायलों को तुरंत ही अस्पताल भी ले जाया गया और वहां की ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान वहां पर काफी संख्या में लोग भी मौजूद थे। फिलहाल अभी सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। घटनास्थल पर अधिकारी भी इस वक्त मौजूद हैं और इस हादसे के पीछे के कारण की जांच करने की कोशिश की जा रही है। तो हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर पर पैदल मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है। जो पैदल रास्ता है वहां जाने का, मनसा देवी जाने का, वहां से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए इस वक्त हरिद्वार से देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास इस हादसे को लेकर? देखिए, यहाँ पर मनसा देवी मंदिर जो शिवालिक पहाड़ी पर स्थित है, वहाँ पर आज भगदड़ मचने से करीब 6 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। हालांकि मरने वालों की पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों कम से कम 6 लोग जो है वो हताहत हुए हैं और घायलों को यहाँ पर जो है जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और जो गंभीर रूप से घायल है उनको हायर सेंटर में रेफर किया गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार में इन दिनों कांवड़ मेला चल रहा है और सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में आज मंगलवार के दिन भारी संख्या में लोग जो है चंडी देवी पैदल मार्ग पर पहुंचे थे। वहां अचानक भगदड़ मच गई और जिसके कारण आधा दर्जन लोगों की मौत होने की अभी पुष्टि होना हालांकि बाकी है, लेकिन यहाँ जिला अस्पताल में काफी लोग मृत घोषित कर दिए गए हैं। उनसे जो है जानकारी ली जा रही है। अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और राहत व बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। देवेंद्र, इसके साथ ही जानकारी ये भी है कि बिजली का तार टूटने की वजह से जैसे ही करंट फैला वहां पर तो भगदड़ मच गई अचानक से। इसके पीछे क्या वजह अभी तक सामने आई है? ये भी बात आ रही है, लेकिन जो है सही कारण जो है अभी अधिकारी जो है जो वो प्रेस को ब्रीफ करेंगे, उसके बाद पता लगेगा। लेकिन जहाँ तक सूचना आ रही है कि वहां पर अचानक भगदड़ मच गई। भगदड़ जो है एक तार का, बिजली का तार गिरने से भगदड़ मच गई, जिससे काफी लोग जो है वहां पर घायल हो गए और जो है कम से कम आधा दर्जन लोगों की मौत की जो है खबर आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि होना बाकी है। इसके साथ ही देवेंद्र, जिन लोगों को इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है उनकी क्या कुछ स्थिति है, कैसी तबीयत है उनकी अभी फिलहाल? देखिए, उसमें जो है कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
उनका इलाज चल रहा है। और जो है आसपास के जो यहाँ पर CHC सेंटर हैं जो है और जो हॉस्पिटल है उनका यहाँ पर मेला अस्पताल में इलाज चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग पर ये हादसा हुआ है, जहां बिजली का तार टूटने की वजह से करंट लगने से भगदड़ मच गई अचानक से, और इस दौरान कई लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। और इस भगदड़ के बाद में जो लोग घायल हुए इस दौरान, उन सभी को इस वक्त अस्पताल ले जाया गया, जहां की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और वहां पर उनका इस वक्त इलाज भी चल रहा है। कई अधिकारी भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और इस हादसे के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई लोगों के मौत की भी आशंका इस वक्त जताई जा रही है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, जैसा हमारे संवाददाता ने बताया। तो बिजली का तार टूटने के कारण करंट लगने से ये भगदड़ मची है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर पर पैदल मार्ग जो है, मंदिर जाने का जो पैदल मार्ग है, वहां पर यह हादसा हुआ है। तो हरिद्वार में ये बड़ा हादसा हुआ है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर पर जो पैदल जाने का जो रास्ता है, वहां पर यह हादसा हुआ, जहां बिजली का तार टूटने के कारण यह हादसा हुआ। इसके साथ ही आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छात्रों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट कराई जाए, व सहपाठी सहायता तंत्र को सुदृढ़ करने की सिफारिश की गई है। बच्चों और युवाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी स्कूलों और सार्वजनिक सुविधाओं का राष्ट्रीय सुरक्षा संहिताओं और आपदा प्रबंधन दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षा ऑडिट किया जाना चाहिए। अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन निकास और विद्युत तारों के साथ साथ संरचनात्मक अखंडता का गहन मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सभी स्कूलों और बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली सार्वजनिक सुविधाओं की संरचनात्मक मजबूती, अग्नि सुरक्षा, आपात निकास और विद्युत प्रणाली की जांच के लिए सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य किया गया है। छात्रों और स्टाफ को आपात स्थितियों से निपटने हेतु प्रशिक्षण देना आवश्यक है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन, NDMA, दमकल विभाग, पुलिस और चिकित्सा एजेंसियों से सहयोग लेकर मॉक ड्रिल्स आयोजित की जाएं। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श सेवाओं, सहकर्मी सहायता प्रणालियों और सामुदायिक सहभागिता पहलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किसी भी खतरनाक स्थिति या संभावित दुर्घटना की जानकारी 24 घंटे के भीतर संबंधित राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की प्राधिकरण को देना अनिवार्य होगा। इसमें लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों, सामुदायिक नेताओं और स्थानीय संस्थानों को प्रोत्साहित किया गया है कि वो भी असुरक्षित स्थितियों की रिपोर्ट करें। संसदीय लोकतंत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, और इस साल वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि मेहताब, PP चौधरी, दिलीप सेकिया, CN अन्नादुरई, विद्युत वरण महतो और रवि किशन सहित 17 सांसदों को ये सम्मान दिया गया। संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से दिए जाने वाले इस पुरस्कार के लिए सांसदों का चयन संसद में उपस्थिति, प्रश्न पूछने, बहस में भागीदारी और निजी विधेयकों की प्रस्तुति जैसे ठोस मापदंडों के आधार पर किया जाता है। DD न्यूज के साथ विशेष बातचीत में सभी सांसदों ने सम्मान मिलने पर अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। साथ ही सांसदों का कहना है कि ये पुरस्कार उन सभी के लिए न केवल एक प्रेरणा है, बल्कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारियों की पुष्टि भी है। संसद है संवाद के लिए, चर्चा के लिए, संसदीय परंपराओं और नियमों के लिए। जब सांसद को जनता कई उम्मीदों के साथ चुनती है और संसद भवन में भेजती है, और सांसद से ही उम्मीद करती है कि जनता से जुड़े मुद्दे और खासकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए उनका सांसद उनके मुद्दों को आवाज दे और सरकार से समाधान लाए। और आज एक वो बड़ा दिन जब ऐसे ही चुने हुए सांसदों को सांसद रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। मैं प्राइम पॉइंट फाउंडेशन का धन्यवाद व्यक्त करूंगी, ई मैगजीन का धन्यवाद, प्रेजेंस का धन्यवाद व्यक्त करूंगी जिन्होंने हमें ये पुरस्कार दिया। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपनी जनता, मुंबई की जनता का धन्यवाद दूंगी जिनके वजह से मैं संसद तक पहुंची। ये एक सम्मान नहीं है, ये और अधिक अच्छा काम करने का एक दायित्व बोध है, और इस दायित्व बोध के अनुसार पब्लिक का ज़्यादा हम काम कर सकें, संसदीय परंपराओं को हम अक्षुण्ण रखते हुए बहुत सारी जन समस्याओं को हम उठा सकें। प्रश्न का लो, शून्य का लो, लगातार आप बोलते हैं, और एक बड़ा मैसेज कि जनता ने जिस वजह से चुना है वो काम करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी जो हमको सिखाएं पार्लियामेंट की बारीकियों को,
आज उसका नतीजा है गोरखपुर को ये भेंट है मेरे तरफ से। संसद रत्न अवार्ड्स, now it has become prestigious award in Indian recognition to the parliamentarians, and they are doing it absolutely on the basis of the performance in parliament. जिस तरह से संसद में आप लगातार संसदीय परंपराओं के अनुसार बोलते रहते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को आवाज़ देते हैं और एक सम्मान जो है कहने का प्रोत्साहन देता है, सर क्या कहेंगे? बहुत बहुत खुश हूँ, जो लोगों ने विश्वास व्यक्त किया उस विश्वास को आज मैं पात्र हुआ। ऐसे ही पुरस्कार मुझे मिला है। पिछले 8-10 बरस में मुझे 7-8 पुरस्कार मिले, इसमें ये और एक प्रतिष्ठापूर्वक पुरस्कार आज मिला, उसके लिए बहुत आनंद व्यक्त करता हूँ। हम भी काम करते हैं, अच्छी तरह का काम करते, इसका सर्टिफिकेट जो आज हमें मिला है और इन सभी सांसदों में हमें जो चुना है, हमारा जो यहाँ मुझे ये जो पुरस्कार दिया है, बहुत आनंद हुआ है। संसद में लगातार आप जनता के मुद्दों को आवाज़ देते रहते हैं, संसदीय परंपराओं के अनुसार काम करते रहे, जिसके तहत आपको आदर्श सांसद रत्न अवार्ड मिला। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन जो कि हमारे जिसको कह सकते हैं ब्रेन चाइल्ड और जिसको कह सकते हैं विजन जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का है, उन्होंने के श्रीनिवासन और उनकी पूरी टीम को इसके लिए एनकरेज किया और ये इनका 15th एडिशन है। सांसद रत्न अवार्ड है, वो कितना बड़ा एक प्रोत्साहन होता है उन सांसदों के लिए जो अच्छा काम करते हैं और आगे करने की बहुत बड़ा प्रोत्साहन होता है और क्षेत्र के लोग इसमें काफ़ी खुश रहते हैं, क्योंकि देखिए जो भी संसद रत्न महारत्न हमें मिली है, मैं आपके माध्यम से पूरा जनता जनार्दन मालिक है, मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ। जब आपके कार्यों की सराहना करते हो, आपको आदर्श सांसद रत्न अवार्ड मिला, सर कैसे महसूस करते? मैं खुशनसीब समझता हूँ अपने को, इस बड़े रिकॉग्निशन जो हमको मिला है। नॉर्थ ईस्ट से पहला सांसद हूँ मैं जो इस लास्ट 15 ईयर जर्नी में प्राइम फाउंडेशन ने इस अवार्ड के लिए हम जैसे सांसदों को सुना है। एक तो मैं और ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ आने वाला समय में जनता के लिए काम करने का एक संकल्प के साथ आगे बढ़ने का इस एक महसूस मेरा हुआ है। जनता बहुत आकांक्षाओं और उम्मीदों के साथ आपको संसद भवन में भेजती है और वो उम्मीद करती है कि आप जनता से जुड़े हुए सवालों को उठाएं और जो समाधान जनता को चाहिए वो उनको मिले, और उसके बाद जब आप उस कार्य को संपादित करते हैं तो देश में आपके सम्मान के तहत एक आदर्श सांसद के तौर पर चुना जाता है। कैमरामैन सौरभ के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस है। हर साल 27 जुलाई को CRPF के देश के प्रति समर्पण और योगदान को सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर शुभकामनाएं भी दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा, CRPF के सभी कर्मियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। इस बल ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था में विशेष रूप से आंतरिक सुरक्षा से जुड़े चुनौतीपूर्ण पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। CRPF के जवानों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य, साहस और दृढ़ प्रतिबद्धता से अपनी पहचान बनाई। मानवीय चुनौतियों पर विजय पाने में भी उनका योगदान सराहनीय है। तो आजादी से पहले 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में पुलिस बल की स्थापना हुई थी, जिसे आजादी के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF नाम मिला। इस बार CRPF अपना 87वां स्थापना दिवस का जश्न मना रहा है। आपको दिखाते हैं CRPF पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सत्ताईस जुलाई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के देश के प्रति समर्पण भाव और योगदान को याद करने का दिन है। आजादी से कई वर्ष पहले 27 जुलाई को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में पुलिस बल की स्थापना हुई थी, जिसे आजादी के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF नाम मिला। इस बार CRPF अपना 87वां स्थापना दिवस का जश्न मना रहा है। CRPF का आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा है, जो कर्तव्य के प्रति बल की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत का एक प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है, जिसे आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। रियासतों के भीतर बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल और अशांति से निपटने के लिए 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में शुरू में स्थापित CRPF देश के सबसे पुराने और
सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। सीआरपीएफ भारत का एकमात्र अर्धसैनिक बल है जिसमें 6 महिला बटालियन हैं। पहली महिला बटालियन 88M बटालियन 1986 में स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। सीआरपीएफ की वीआईपी सुरक्षा विंग बड़ी हस्तियों की सुरक्षा करने में माहिर है। इसमें केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनेता, सरकारी अधिकारी, आध्यात्मिक नेता, व्यवसायी और अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। यह विशिष्ट इकाई अपने मातहत सुरक्षा पा रही हस्तियों की सुरक्षा को उच्चतम स्तर की देखभाल, सटीकता और पेशेवर तरीके से सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है, जो सीआरपीएफ की अपने कर्तव्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन कोबरा सीआरपीएफ की एक विशेष इकाई है, जिसे गोरिल्ला और जंग युद्ध संचालन के लिए बनाया गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य माओवादी विद्रोह से निपटना है। वहीं रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ की एक विशेष इकाई है, जिसे दंगों और सार्वजनिक अशांति से निपटने के लिए अक्टूबर 1992 में स्थापित किया गया था। अपनी त्वरित प्रतिक्रिया के लिए जानी जाने वाली आरएएफ को संकट की स्थितियों में तेजी से तैनात किया जाता है। आरएएफ संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के लिए पुरुष और महिला दोनों टुकड़ियों को प्रशिक्षित करता है। सीआरपीएफ को राज्यों की सहायता के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने, उग्रवाद विरोधी अभियान और नक्सल विरोधी अभियान जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण काम सौंपे गए हैं। इसका विस्तृत अधिदेश राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और साथ ही आज देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि भी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारे प्रिय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि। उन्हें एक प्रेरक, दूरदर्शी, उत्कृष्ट वैज्ञानिक, मार्गदर्शक और एक महान देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण अनुकरणीय था। उनके विचार भारत के युवाओं को एक विकसित और सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने साझेदारों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। इसी क्रम में भारत ने फिजी और सोमालिया को सहायता खेप भेजी है। भारत ने फिजी को कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 5 मीट्रिक टन काले लोबिया के बीज भेजे हैं। बीजों की पहली खेप शनिवार को दिल्ली से फिजी के लिए रवाना हुई। इसके साथ ही सोमालिया को भी भारत ने मानवीय सहायता खेप भेजी है। इस खेप में आवश्यक वस्तुएं, सर्जिकल वस्तुएं, अस्पताल की आवश्यक वस्तुएं और जैव चिकित्सा उपकरणों सहित कई महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्तियां शामिल हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबरों की। अमेरिका के जेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मियामी के लिए उड़ान भरने जा रही अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट के पिछले हिस्से में अचानक आग लग गई। विमान में 173 यात्री समेत 6 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिन्हें समय रहते ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसका एक वीडियो भी नजर सामने आया है और को देखने के बाद में आप देख सकते हैं कि यात्री घबराकर स्लाइड से फिसलते हुए बाहर निकल रहे हैं। अमेरिकन एयरलाइंस ने कहा है कि एक व्यक्ति को हल्की चोट लगने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाईलैंड और कंबोडिया संघर्ष विराम वार्ता पर सहमत हो गए हैं। कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका देश थाईलैंड के साथ सीमा विवाद रोकने के लिए संघर्ष विराम पर चर्चा करने को तैयार है। कंबोडिया के पीएम ने कहा कि उनके विदेश मंत्री थाईलैंड के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात करेंगे। तो वहीं थाईलैंड ने कहा कि वो द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है। और अब बात खेल से जुड़ी खबरों की। फिटे महिला शतरंज विश्व कप फाइनल के पहले चरण का मुकाबला दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी के बीच शनिवार को खेला गया। भारत के दोनों खिलाड़ी दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी के बीच हुआ पहला गेम कड़े मुकाबले पर ड्रॉ पर समाप्त हुआ। दोनों खिलाड़ियों को आधा-आधा अंक मिला। दूसरा गेम आज होगा। फाइनल के पहले चरण के इस मुकाबले में भारत की 2 खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख एक दूसरे के आमने सामने हैं। कोनेरू हम्पी बेहतरीन महिला शतरंज खिलाड़ियों में से एक है। महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप की उप विजेता और 2 बार की महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन भी हैं। तो वहीं दिव्या देशमुख की बात करें तो दिव्या अपनी तेज चालों और बेहतरीन खेल के लिए जानी जाती हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।